हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एवं ट्रिकी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसके पॉसिबिलिटी आने के हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ फ्यूज इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन फिल इन द ब्लैंक्स विद द सर्किट। तो हम लोग को पता है कि, और ये पता होना भी चाहिए कि फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, क्योंकि अगर हम लोग फ्यूज को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो मान लीजिए एक फ्यूज का रेटिंग 15 एम्पियर है और उस फ्यूज में अगर पैरेलल में हम लोग उसको कनेक्ट कर देंगे तो मान लीजिए वहाँ से 14 एम्पियर जा रहा है और सेकेंड वायर जो उसके साथ पैरेलल में लगा हुआ रहेगा उसके अगर 20 एम्पियर जा रहा है तो वो आगे जाकर डिवाइस को ब्रेक कर देगा और डिवाइस हमारा फंक्शन नहीं करने लगेगा। जैसे कि हमारा टीवी फ्रिज ये सब अगर ज़्यादा करंट चला जाएगा तो वो काम नहीं करने लगेगा, जिससे हमारा डिवाइस ख़राब हो जाएगा और हम लोग को नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम लोग उसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है। जैसे ही 15 एम्पियर क्रॉस करेगा तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा और करंट का फ्लो ब्रेक डाउन हो जाएगा और सर्किट ओपन हो जाएगा, जिससे कि हमारा सारा डिवाइस सेफ्टी रहेगा और बस हमारा फ्यूज ही ख़राब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। This question states that the yellow color of turmeric changes to red on addition of soap solution. On addition of soap solution, when substance P is added to turmeric, there is no change in color. तो देखिए यहाँ पे हम लोग को की पॉइंट ये जानना है कि द येलो कलर ऑफ टर्मेरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, मतलब जब हम उसमें सोप सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो इससे हम लोग को क्या हिंट देना चाह रहा है कि हम लोग को पता होना चाहिए इससे पहले कि सोप कैसा है। सोप एक बेसिक मीडियम है, तो ये हम लोग को बताना चाह रहा है कि टर्मेरिक में अगर हम लोग बेस डालते हैं जो कि एक सोप है तो वो येलो से रेड चेंज हो जा रहा है। ये हम लोग को हिंट दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग से क्वेश्चन पूछा रहा है, मतलब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि टर्मेरिक में अगर बेस ऐड हो जाएगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। सॉरी, when substance P is added to turmeric there is no change in color, मतलब अगर कोई दूसरे सब्सटेंस P को हम लोग टर्मेरिक में ऐड करते हैं तो चेंज इन कलर नहीं होता है। अगर वो बेस उसमें ऐड करते तो हम लोग को पहले ही दिया हुआ था कि वो रेड कलर हो जाए। अब हम लोग को एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस का नहीं बताया कि कैसा चेंज होगा या नहीं। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट सब्सटेंस पी, पी इज एन एसिड। देखिए अब हम लोग को ये तो नहीं बतलाया है वो कि एसिड में जाने के बाद कोई चेंज नहीं होगा, तो हम लोग ये डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकते कि वो एसिड है। हम लोग को बस वो ये बतलाया है कि टर्मेरिक ऑन एडिशन विथ बेस इट टर्न्स फ्रॉम येलो टू रेड। बस हम लोग को ये वो हिंट दिया है, तो बस हम लोग को ये पता है कि उसमें अगर बेस डालेंगे तो रेड हो जाएगा, और हम लोग को कुछ नहीं पता है कि एसिड डालेंगे तो उसमें चेंज होगा या नहीं होगा, वो येलो से ग्रीन होगा या सिर्फ येलो रह जाएगा। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कोई एसिड है, क्योंकि हम लोग को वो बतलाया नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है पी इज़ नॉट अ सॉल्ट। अब ये भी हम इससे भी हम लोग को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो बताया नहीं है कि सॉल्ट नहीं रहेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन आप लोग में से बहुत कोई मार्क किए होंगे, जो कि गलत एक सेंस में नहीं है लेकिन यहाँ पे गलत होगा। वो बोल रहा है पी इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। अब इससे ये मालूम नहीं है, हाँ जनरली होता है कि न्यूट्रल सब्सटेंस कोई चेंज शो नहीं करता है, लेकिन वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी पढ़िए, पी इज़ नॉट अ बेस, ये तो 100% ट्रू होगा, क्योंकि अगर वो बेस रहता तो हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि टर्मेरिक में अगर बेस ऐड करते हैं, सोप सोप क्योंकि दिया हुआ है तो सोप हम लोग को पता है वो एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो वो रेड हो जाता है। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या बोला है कि वहाँ नो चेंज इन कलर, मतलब ये पक्के से वो कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल सब्सटेंस हो सकता है, कोई सॉल्ट हो सकता है, एसिडिक होता है हो सकता है, लेकिन वो बेस कोई हालत में नहीं होगा, क्योंकि बेस के जाते के साथ वो रेड कलर हो जाएगा। यही हिंट दिया हुआ था, जिसके कारण ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है और इसके आने का प्रोबेबिलिटी
हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट से क्वेश्चन है जो आजकल बोर्ड्स में हमेशा आ रहा है। तो देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A proton enters a uniform magnetic field at right angle to each as shown. The direction of the force experienced by the proton will be. देखिए अब इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा। यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि प्रोटॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड में है, और बी मतलब पता है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं। बी से मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को दिया हुआ है, तो इसके लिए अपने आप को अपने लेफ्ट हैंड को, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को इस तरह परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए कि जो हमारा मिडिल फिंगर वो करेंट की डायरेक्शन में हो। तो करेंट के डायरेक्शन को अपने आप को नॉर्थ के डायरेक्शन में कर लीजिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को ईस्ट के डायरेक्शन में कर लीजिए। तो अगर हम लोग अपने करेंट प्रोटॉन, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं। ये अगर इलेक्ट्रॉन रहता तो हम लोग प्रोटॉन को नॉर्थ में ना मानकर उसको हम लोग साउथ में करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसीलिए अगर हम लोग अपने मैग्नेटिक फील्ड मतलब अपने फोर फिंगर को ईस्ट के डायरेक्शन में, करंट को अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में करते हैं, तो हम लोग को जो मिडिल फिंगर है वो फोर्स का डायरेक्शन देता है। तो आप लोग अगर कर रहे होंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा कि मिडिल फिंगर इनवर्ड हो रहा है, इनटू द पेज हो रहा है और इनटू द स्क्रीन हो रहा है। इसका मतलब है कि फोर्स है जो इनवर्ड लगेगा। तो इसमें हम लोग को ऑप्शन सी देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है इनटू द पेज, इसलिए ये इनवर्ड होगा। देखिए ये क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के तो नहीं बनेंगे, अगर आप सिर्फ देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप करेंगे अपने तो ये बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन है। देखिए इसको बतलाने से पहले हम आप लोगों को कुछ बतलाना चाहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए मीडियम बी से ए में जा रहा है, या छोड़िए एक एग्जांपल देखिए। यहाँ से रे ऑफ लाइट आया और ये ऐसे गया, तो ये होता है ना, ये इसको नॉर्मल बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। क्वेश्चन बोल रहा है वो मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है, मतलब मीडियम ए में उसका इंसिडेंट रे है और मीडियम बी में उसका रिफ्रैक्टेड रे है। आइए आगे चलते हैं क्या बोल रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, यहाँ पे मीडियम बी लिखना छूट गया है तो यहाँ पे बी होगा। मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, तो देखिए हम आप लोग को आज के पहले वाले क्लास में भी बताए थे कि मीडियम बी भी रिलेटिव टू मीडियम ए बोल रहा है। इसका मतलब क्या अर्थ होता है, मीडियम बी बाय मीडियम ए। और उसको बनाने के पहले तो हम लोग को इसमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन है। तो देखिए वो मीडियम ए से जा रहा है, तो हम लोग को पता है ये एक नॉर्मल है, और नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो 45 डिग्री दिया हुआ है। अब आज के पहले वाले क्लास में हम आप लोग को बतलाए थे कि स्नेल्स लॉ जहाँ भी लगाना हो वहाँ साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट ना लगा के हम लोग को बोले थे म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। अगर आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ वो एनसीईआरटी में लगाते हैं तो दिक्कत हो सकता है, परंतु ऐसे लगाएंगे तो हो जाएगा। म्यू आई क्या यहाँ पे बोल रहा है, म्यू आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा है। तो कौन मीडियम है, तो मीडियम ए है, ए से ही तो इंसिडेंट रे आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए तो हम लोग को नहीं पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए वहाँ लिख देते हैं।
लेकिन साइन आई तो हम लोग को पता है, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू आर क्या है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। साइन आर कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। अब देखिए वो हम लोग को क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, मतलब मीडियम बी ऊपर रहेगा, मीडियम ए डिवाइड में रहेगा। तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी और उधर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए जो मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे देखिए ये जो मल्टीप्लाई में है इसको हम इधर लेते आते हैं, सॉरी इसको उधर लेते आएंगे। आइए अब बनाते हैं। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कर देंगे तो इधर बचेगा √3/2 और इधर से जो जाएगा वो भी डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 1/√2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब देखिए डिवाइड में है तो अगर इसको हम लोग को मल्टीप्लाई में करना है इंटू √2 कर देंगे बाई 1। अब देखिए यहाँ पे √6/2 भी हो सकता है, और लेकिन ऑप्शन में √6/2 नहीं है, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि हम लोग को 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो √2 से √2 कट जाएगा, √3/2 आएगा। देखिए ऑप्शन में मैच करता है या नहीं। देखिए पहला ऑप्शन ही √3/2 है, तो इसलिए ऑप्शन इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें हम लोग को ध्यान देना रहता है कि ऊपर वाले को हम लोग हमेशा इंसिडेंट रे मान लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे बी टू रिस्पेक्ट टू ए बोला था, तो जो पहले बोलेगा उसको ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोला था, सॉरी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया था, उसको देख लीजिएगा, जो एक्सप्लेन किया वो समझिएगा। ए से इंसिडेंट रे गया है और वो बी में गया है, तो ए इंसिडेंट रे है हमारा और बी जो है उसमें रिफ्रैक्टेड रे है, तो उसके अनुसार से हम सॉल्यूशन दिए, उसके अनुसार से ऑप्शन ए सही होगा, √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन ए करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल चेंज इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करेंट। तो हम लोग को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करेंट से, पहला ये हम लोग को पता है। और ये पता है हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड जो भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से, जितना आप दूरी जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कमते जाएगा, क्योंकि पास में हम रहते हैं तो वहाँ पे क्राउडेड होता है और दूर जाते रहते हैं तो उसका डिस्टेंस बढ़ते रहता है। और एक और पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर टर्न्स ऑफ द कॉइल हम लोग इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सब टर्न का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहता है, सेम रहता है, तो अपोजिट नहीं अगर रहेगा तो एड अप हो जाएगा, इसीलिए इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करेंट। अगर करेंट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल ऑल्सो इंक्रीज। दूसरा इंक्रीज द डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल से अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम जाएगा, तो वहाँ पे डिक्रीमेंट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, अगर हम लोग टर्न्स को उसके इंक्रीज कर देते हैं तो अगर उसके कॉइल टर्न इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे इंक्रीमेंट आएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हो गया था, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा था लेकिन हम क्वेश्चन गलत लिखा गया था, तो इसके लिए यहाँ पे मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी है, समझ जाइएगा, मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी है, यहाँ पे मीडियम ए
विथ रिस्पेक्ट टू बी, उसी के अनुसार से सॉल्यूशन दिए थे, तो √3/√2 आया था। तो एक बार इसको देख लीजिएगा और ये सही सॉल्यूशन सही है। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे वीडियोज़ आते रहेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।